यादवों को जाटों से लड़ा दिया, कुर्मी को ब्राह्मणों से लड़ा दिया, कोयरों को काश्तों से लड़ा दिया। 60 साल पहले ये ख़त्म हुआ था। बात के स्कूल फॉर्म में लिखे जाएं आपकी क्या कास्ट, आप दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कास्टिज्म। तो कास्टिज्म को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी नहीं रहने दोगे आप। देखिए, हिंदुस्तान की जो जाति व्यवस्था है वो कोई आज बनाई हुई नहीं है। 5000 वर्षों से इस देश में जिन लोगों का शोषण किया है जात के नाम से, अगर आज उनको विशेष अवसर देकर उठाने का काम हम लोग करेंगे, उस पर शिकायत करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबको प्रणाम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के आरक्षण के इतिहास के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण, जिसको सकारात्मक भेदभाव भी कहते हैं, भारत में एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यह नीति सदियों से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए और वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके पीछे के तर्क के बारे में हम देखेंगे और भविष्य में किस दिशा में बढ़ रहा है उस पर ध्यान देंगे। ये 4 वीडियो की सीरीज़, पहली वीडियो जिसमें हम आरक्षण और इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। आने वाली 3 वीडियो में हम इसको कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि इस समय राजनीतिक पार्टियां कैसे इसका लाभ उठा रही हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। भारत में आरक्षण की जड़ें औपनिवेशिक काल से जोड़ी जा सकती हैं। उस समय जाति व्यवस्था के कारण समाज में बहुत असमानताएं थीं। सदियों में कुछ जातियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थितियों में वंचित रखा गया। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण को एक उपाय के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि केवल कानूनी समानता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। 2 अनुच्छेदों के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी। इसी से आरक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें 15/4 में शिक्षा के आरक्षण और 16/4 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति दी गई। शुरुआत में आरक्षण मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए था, जो सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय थे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1953 में, जिसकी अध्यक्षता काला कालेकर की कर रहे थे। इस आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए सिफारिशें देना था। आयोग ने विभिन्न जनजातियों को, विभिन्न जातियों को और उन पर अध्ययन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो मानदंड इस्तेमाल किए थे वो इतने व्यापक थे कि इसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हो सकता है और ये उन लोगों तक और गलत लोगों तक लाभ पहुंचा सकती है। इसके बाद मंडल आयोग आया, इसका हम सब जानते हैं। 1969 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने पाया कि ओबीसी समुदाय अभी भी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे देश में बहुत विरोध हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि इससे योग्यता के आधार पर नौकरियां या शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं प्रस्तुत होंगी, जिसको हम आज सकारात्मक भेदभाव भी कह सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ। उस समय 1990 के बाद 1992 तक इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1992 में इंदिरा साहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तें लगाई। इन शर्तों में था कि आरक्षण 50% से अधिक कभी नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे में बाहर रखना चाहिए। क्रीमी लेयर समझते हैं? क्रीमी लेयर वो जातियों में ऊपर वाले लोग हैं जिनमें पास वो सारी सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ मौजूद थी, जिनके लिए उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी जातियों में ऊपर के तबके के लोग थे जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक क्रीमी लेयर तो संगठित हुई, जिससे कुछ लोगों को बाहर का फ़ायदा मिला। पर आप भी जानते हैं कि आज क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए
सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा 3-5 नहीं करना पड़ता। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण उपलब्ध है, पर कुछ राज्यों ने आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS जिसका के लिए भी आरक्षण 10% लागू किया है। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो किसी भी आरक्षित क्षेत्रों में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है। आरक्षण नीति को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग को इसे सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी मानते हैं, जबकि अन्य इसे योग्यता के खिलाफ बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण की वजह से समाज में भेदभाव पैदा होता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए एक तरीका है। आरक्षण एक जटिल मुद्दा है और इसको आसानी से समझा जाना या किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के जो व्यूज़ हैं वो बटे हुए हैं। अगर आप किसी आरक्षण के प्रति पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे, जो सकारात्मक जिनका मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, और उनको आप समझाएंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो मुझको लगता है कि उनका समझना बहुत मुश्किल है। और अगर आप यही उल्टा करके अगर कोई आरक्षण नहीं चाहता है और उसको आप समझाएंगे कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो मुझको लगता है वो भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मुझको लगता है सबकी अपनी अपनी एक माइंडसेट है जिसको आज भी बदलना बहुत मुश्किल है। पर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुँचे और ये समाज में विभाजन ना पैदा करे। पर मुझको लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे ये है कि अगर मैं 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में जाता हूँ और मैं एक पेपर भर रहा हूँ और उस पेपर में मेरे 100 में से 80 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं और मेरे दोस्त के 40 में ही हो जा रहे हैं किसी एग्ज़ाम में या किसी नौकरी में, तो एक सामाजिक अव्यवस्था वहाँ पे लागू हो रही है, जिसको एक हीन भावना पैदा हो सकती है किसी के मन में कि मेरे साथ पढ़ा हुआ बच्चा है, मेरे साथ उठा बैठा हुआ बच्चे को वो आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप भी गांव और अपने शहर के आसपास देखेंगे जिनको सही में ज़रूरत है उनको लाभ नहीं मिल रहा। इस पे हम बाद में एक डिस्कस करेंगे, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, जिसकी वजह से आरक्षण की शुरुआत हुई। पर मुझको लगता है आरक्षण एक अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में काम करना चाहिए जहां आरक्षण की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका मतलब सब समान है, पर उसके लिए अभी समय है। आरक्षण की ज़रूरत तो है, पर आरक्षण की ज़रूरत वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ये एक तरह से अगर आप सोचें तो ये वह सड़क है जो बनाई तो इसलिए गई थी कि उनका लाभ हो सके, पर ये बीच में ही लूट ली जा रही है। वहाँ पे सामान वहाँ तक नहीं पहुँच, उस गांव तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ पे लोग अभी भी भूखे हैं। ये बीच में उन शहरों में लूट ली जा रही है जहाँ पे जिनके पास आज भी पैसे हैं पर उनको उस आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जो पिछले 4 पीढ़ियों से आरक्षण ले रहे हैं और जिनको सही में इस आरक्षण की ज़रूरत है। हम इस पर एक डिटेल वीडियो करेंगे सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या सही में आरक्षण उनको मिल रहा है, क्या सही में आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिसकी ज़रूरत है। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या उन लोगों के लिए आज भी राहुल गांधी जैसे लोग खड़े और समाज को बांट रहे हैं, तो क्या सही में वो उनके लिए चिंतित हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, या वो सिर्फ उस वोट के लिए चिंतित हैं जिसमें उनको दिख रहा है कि 80% लोग आज भी SC ST और OBC को मिलाकर हैं। हम देखेंगे कि क्या बीजेपी हो या कांग्रेस, क्या आरक्षण के लिए सबके पास एक ही समाधान है कि हम 10 साल के लिए इसको बढ़ाएं, या वो सही में धरातल पे कुछ काम करें। हम आगे कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को एक मेन स्ट्रीम वीडियो बना के कि सही में आरक्षण किस दिशा में बढ़ रहा है और ये कब तक चले। आप सभी का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे जल्दी एक इसकी दूसरा पार्ट लेके आता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि क्या आरक्षण सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।